नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीता वैद, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ISC मानित विश्वविद्यालय, सरदार शहर से। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के कोर्स 7 असेसमेंट फॉर लर्निंग के टॉपिक ग्रेडिंग को पढ़ेंगे। यह टॉपिक इस कोर्स की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही टीचिंग से रिलेटेड अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए ग्रेडिंग को देखते हैं और इसे समझने के लिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा साथ। छात्रों के द्वारा की जाने वाली शैक्षिक प्रगति का मापन एवं मूल्यांकन करना निसंदेह अत्यंत आवश्यक है और इस हेतु विद्यालयों में विभिन्न तरीके काम में लिए जाते हैं। अध्यापकों के लिए यह जानना अत्यंत उपयोगी है कि उनके शिक्षण से छात्र किस सीमा तक लाभ उठा रहे हैं। अभिभावकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को समय समय पर जानकर उनको सही दिशा निर्देश दे सकें और छात्रों को स्वयं की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है कि वह आवश्यकतानुसार अपनी अधिगम शैली तथा आदतों को परिवर्तित कर सकें तथा नियोजनकर्ता को शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है ताकि वे शैक्षिक योजनाएं तैयार कर सकें। भारत में विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि का मापन प्राय लिखित अथवा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। अंक देने की इस प्रचलित प्रणाली में सामान्यतः विद्यार्थियों को 0 से 100 तक के प्राप्त अंकों में से कोई एक प्राप्तांक प्रदान किया जाता है तथा विभिन्न श्रेणियां जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी देने तथा अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए कुछ पूर्व निर्धारित विभाजन बिंदु हैं जिनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। इस प्रकार के मनचाहे विभाजन बिंदु न केवल अनेक वर्षों बल्कि अनेक दशकों तक बिना किसी संशोधन के चलते रहते हैं। अंकन की यह परंपरागत प्रणाली की आलोचना समय समय पर की जाती है। अंकन की यह विधि जटिल, समस्यात्मक तथा त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में अंकन की इस परंपरागत विधि में 2 अत्यधिक कमियां हैं। पहली, परीक्षक के निर्णय में जरा सी चूक या अंतर, कभी कभी मात्र 1 या 2 अंक के कारण छात्र की श्रेणी अथवा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल सकती है। इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से देखें कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किसी छात्र ने यदि 59.75% अंक प्राप्त किए हैं तो उसे द्वितीय श्रेणी और जिसने 60% अंक प्राप्त किए हैं उसे प्रथम श्रेणी दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि जरा सा अंतर छात्र की श्रेणी में परिवर्तन ला सकता है। तो द्वितीय श्रेणी पाने वाला छात्र प्रथम श्रेणी पा सकता है और प्रथम श्रेणी पाने वाला छात्र द्वितीय श्रेणी पा सकता है। इसी प्रकार के जरा से अंतर से छात्र उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण भी हो सकता है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करने तथा श्रेणी प्रदान करने की यह विधि उपयुक्त तथा वैध स्वीकार नहीं की जा सकती। अध्ययनों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान अंकन प्रणाली में अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं तथा परीक्षकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंक उनकी व्यक्तिगत मानसिक विचारधाराओं के प्रभाव से युक्त रहते हैं। इसके अलावा परीक्षक के द्वारा प्रदान अंक छात्रों की योग्यता, ज्ञान, स्मृति, बुद्धि या अभिव्यक्ति क्षमता आदि में से किसी एक अथवा एक से अधिक चर के द्योतक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षक के द्वारा प्रदान किए गए अंकों में पर्याप्त व्यक्तिनिष्ठता हो सकती है। वस्तुतः छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को इतनी अधिक यथार्थता तथा असंदिग्धता से नहीं मापा जा सकता। इस मापन के लिए ये 101 बिंदु मापने का प्रयोग किया जा सके। साथ ही इस अंकन की दूसरी बड़ी कमी है विभिन्न विषयों में मूल्यांकन मानदंडों का भिन्न होना। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ विषयों में अत्यधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य विषयों में प्राय कम अंक प्राप्त होते हैं
उदाहरण के लिए गणित या विज्ञान में विद्यार्थी भाषा या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त करता है। गणित या विज्ञान में सामान्यतः 0 से 100 तक प्राप्तांक आते हैं, जबकि भाषा या इतिहास जैसे विषयों में सामान्यतः 20 से 70 तक प्राप्तांक ही आ पाते हैं। स्पष्ट है कि प्राप्तांकों की न्यूनतम व उच्चतम सीमाओं तथा प्रसार के निर्धारण में विषयों की प्रकृति की भी अवांछित भूमिका रहती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का योग ज्ञात करके श्रेणी ज्ञात करने की परंपरा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं रह जाता। इस तरह से विषयों की प्रकृति में भिन्नता के कारण विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल परिणाम और उनकी शैक्षिक योग्यता का क्रम प्रभावित होता है। वस्तुतः विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को इतनी अधिक यथार्थता तथा असंदिग्धता से नहीं मापा जा सकता। अतः 101 बिंदु वाली इस अंकन प्रणाली की इन दो मुख्य कमियों को देखते हुए शिक्षाविदों तथा अनुसंधानकर्ताओं के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा आयोग में ग्रेडिंग प्रणाली के उपयोग का सुझाव दिया गया। पहले श्रेणीकरण के अर्थ को समझते हैं। ग्रेड शब्द का प्रादुर्भाव ग्रेड्स शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है पद। इस प्रकार श्रेणीकरण एक प्रविधि है जिसमें व्यक्ति का वर्गीकरण पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा में छात्रों की उपलब्धि का मापन इस विधि से किया जाता है। इसमें स्पष्ट संकेत द्वारा छात्र, अभिभावक तथा शिक्षक आदि सभी को छात्रों की उपलब्धि स्पष्ट की जाती है। इन संकेतों को सभी समझते हैं। श्रेणीकरण छात्रों के निष्पादन एवं निष्पादन की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। इसलिए प्रत्येक श्रेणीकरण संकेत का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। श्रेणीकरण छात्रों के निष्पादन को किसी विशिष्ट कसौटी के संदर्भ में ही स्पष्ट करते हैं तथा छात्रों का तुलनात्मक स्थान दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार की ग्रेड प्रणालियाँ। सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेड प्रणाली में कितने भी बिंदु हो सकते हैं। कुछ विद्वान 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली को उपयुक्त बताते हैं, कुछ विद्वान 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली को तथा कुछ 9 बिंदु ग्रेड प्रणाली को उचित ठहराते हैं। सामान्यतः 5, 7 अथवा 9 बिंदु की ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने 2 प्रकार की ग्रेड प्रणाली को टेबल के माध्यम से समझाया है। एक है 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली और दूसरी है 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली। 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली में 5 ग्रेड दी गई हैं, A, B, C, D और F। इनके लिए जो अंक हैं, A ग्रेड के लिए 4, B के लिए 3, C के लिए 2, D के लिए 1 और F के लिए 0। इनके शाब्दिक अर्थ को देखें तो A ग्रेड को विशिष्ट आउटस्टैंडिंग, B को उत्तम अबव एवरेज, C को औसत एवरेज, D को निम्न बिलो एवरेज और F को अनुत्तीर्ण यानी फेल से पहचाना जाता है। और 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली में 7 ग्रेड्स हैं, O, A, B, C, D, E और F। इनके लिए जो अंक निर्धारित हैं, O के लिए 6, A के लिए 5, B को 4, C को 3, D को 2, E के लिए 1 और F के लिए 0। इनके शाब्दिक अर्थों को देखें तो O के लिए विशिष्ट आउटस्टैंडिंग, A के लिए अति उत्तम वेरी गुड, B के लिए उत्तम गुड, C के लिए औसत यानी एवरेज, D के लिए संतोषप्रद सेटिस्फैक्ट्री, E के लिए निम्न बिलो एवरेज और F के लिए अत्यधिक निष्कृष्ट यानी वेरी पुअर। अधिकांश देशों में संस्थाओं की स्वयं की ग्रेड प्रणाली है, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार उपरोक्त 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली जो है उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार दर्शाई गई है। प्राप्तांकों को ग्रेड में परिवर्तित करना। ग्रेड प्रणाली में परीक्षकों द्वारा सीधे ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, परंतु प्राप्तांकों को भी ग्रेड में बदला जा सकता है। इसके लिए प्राप्तांकों को सामान्य संभाव्यता वक्र
यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक प्राप्तांक का प्रसार प्राप्त हो जाएगा तथा इस प्रकार 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली प्राप्त हो जाएगी। ग्रेडिंग सिस्टम का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है औसत ग्रेड बिंदु, यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम जीपीए के नाम से भी जानते हैं। इसे ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। ग्रेड प्रणाली में परीक्षक छात्रों के उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को परीक्षक अलग अलग ग्रेड प्रदान करेगा तथा संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए ग्रेड औसत ज्ञात कर लिया जाएगा। ग्रेड औसत ज्ञात करने के लिए पहले सभी ग्रेडों को अंकों में बदला जाएगा। इसके बाद उनका औसत ज्ञात किया जाएगा, जिसे ग्रेड बिंदु औसत कहा जाएगा। जो ग्रेडों को अंक में बदलने की प्रक्रिया है उसके लिए हर ग्रेड प्रणाली के लिए एक अंक निर्धारित है। जैसे 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली में ओ को 6, ए को 5, बी को 4, सी को 3, डी को 2, ई को 1, एफ को 0 अंक दिए गए हैं। इसे हम अलग अलग स्थिति में समझने का प्रयास करेंगे। पहली स्थिति कि जब विभिन्न प्रश्नों का महत्व समान हो तो किस प्रकार से जीपीए निकाला जाएगा। जब प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रश्न दिए हों लेकिन उन सभी का महत्व समान हो तो उस स्थिति में ग्रेड बिंदु औसत ज्ञात करने के लिए प्रत्येक ग्रेड को दिए गए अंकों के योग को अंकों की संख्या से भाग दे देते हैं तो जीपीए निकल जाता है। इसे हम इस टेबल के माध्यम से समझें कि इस टेबल में प्रश्न एक संख्या 1 से लेकर 8 दिए गए हैं, यानी उस प्रश्न पत्र में 1 से 8 प्रश्न दिए हैं और हर प्रश्न के लिए परीक्षक ने अलग अलग ग्रेड दिया है। जैसे एक प्रश्न के लिए ए, दूसरे के लिए बी, 3 को बी, 4 को ए, 5 को बी, सी को सी, 6 को सी, 7 को ए और 8 को बी। ग्रेड के बाद में ग्रेड बिंदु में परिवर्तन करना होगा। तो ग्रेड को ए ग्रेड के लिए 5 निर्धारित है, बी के लिए 4, सी के लिए 3। इस प्रकार से जो ग्रेड बिंदु हैं उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड अंक जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। अब हमें ग्रेड बिंदु औसत निकालना है। इसके लिए ग्रेड बिंदुओं का योग करेंगे और जो योगफल आएगा उसको प्रश्नों की संख्या से विभाजित कर देंगे। जैसे यहाँ पर 8 प्रश्न हैं, इन 8 प्रश्नों के जो ग्रेड बिंदु हैं उसको वो हैं 5, 4, 4, 5, 4, 3, 5, 4 और इनका योगफल होगा 34। 34 को हमने 8 से विभाजित किया क्योंकि प्रश्नों की संख्या थी 8, तो उत्तर आएगा 4.25। तो ये 4.25 जो है वो औसत ग्रेड बिंदु है, यानी जीपीए निकल कर आया है। तो इस प्रकार से पहली स्थिति यानी जब विभिन्न प्रश्नों का महत्व समान होता है तो इस प्रकार से जीपीए निकाला जाता है। अब दूसरी स्थिति कि जब विभिन्न प्रश्नों का महत्व असमान हो, यानी प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रश्न दिए हैं लेकिन उन सभी का महत्व बराबर नहीं है, सभी का महत्व असमान है। तब विभिन्न प्रश्नों के लिए ग्रेड बिंदु को प्रतिशत महत्व यानी परसेंटेज वेटेज से गुणा करके उनका योग ज्ञात कर लेते हैं, जिसे 100 से भाग देने पर ग्रेड बिंदु औसत ज्ञात हो जाता है। आइए इसे टेबल के माध्यम से समझते हैं। इस टेबल में 5 प्रश्न दिए हैं और इन सभी का महत्व असमान है। देखिए प्रश्न संख्या 1 को 25% महत्व है, दूसरे को भी 25%, तीसरे को 10%, चौथे प्रश्न को 20% और 5वें प्रश्न को भी 20% का महत्व दिया गया है। सभी प्रश्नों को ग्रेड दी गई है ए, ओ, बी, ओ, सी और इसी ग्रेड के आधार पर इन्हें ग्रेड बिंदु भी क्रमशः 5, 6, 4, 6, 5 दिया गया है। अब हमें जीपीए निकालने के लिए पहले कुल भार प्रश्न के आधार पर निकालना होगा। इसके लिए जिस प्रश्न को जो महत्व दिया गया है उस महत्व को ग्रेड बिंदु से गुणा करना होगा,
तब हमारा प्रश्न का कुल भार निकल जाएगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 में महत्व दिया है 25% और इसका ग्रेड बिंदु है 5, तो हमें 25 को 5 से गुणा करना होगा, उत्तर आएगा 125। तो कुल प्रश्न संख्या 1 का कुल भार जो है वो 125 होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 में महत्व दिया है 25% और इसका ग्रेड बिंदु है 6, तो 6 को हमें 25 से गुणा करना होगा, तो इसका कुल भार हो गया 150। इसी तरीके से 10% महत्व प्रश्न संख्या 3 के लिए है और इसका ग्रेड बिंदु है 4, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। 40 जो है वो प्रश्न संख्या 3 का कुल भार होगा। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों का कुल भार निकाल लेंगे और ग्रेड बिंदु औसत निकालने के लिए कुल भार का योगफल ज्ञात करना होगा। जैसे 125 प्लस 150 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 100, योगफल आएगा 535। 535 को हमें 100 से विभाजित करना है, उत्तर आएगा 5.35। तो ये हमारा ग्रेड बिंदु औसत यानी जीपीए निकल कर आ गया। ये कौन सी स्थिति है? जब प्रश्न पत्र में प्रश्नों को भिन्न भिन्न महत्व दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार से ग्रेड बिंदु औसत जीपीए ज्ञात करेंगे। अब तीसरी स्थिति, जिसमें प्रश्न पत्र कई बार खंडों में विभाजित होता है और विभिन्न खंडों का कई बार महत्व बराबर होता है और कई बार उसका महत्व असमान होता है। तो इन दोनों स्थितियों में किस प्रकार से हम जीपीए निकालें? यहाँ पर मैंने इस टेबल में पहली स्थिति यानी कि प्रश्न पत्र खंडों में विभाजित है लेकिन उनका महत्व भिन्न भिन्न नहीं है, सभी के लिए महत्व, सभी खंडों के लिए महत्व समान है। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से जीपीए और सीजीपीए निकालेंगे? किसी प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, इस खंड में 1 से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, दूसरे खंड में 4 लघु उत्तर प्रश्न हैं तथा तीसरे खंड में 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं। इन तीनों खंडों का महत्व समान है। प्रथम खंड का जीपीए कैसे निकालेंगे? जैसे कि प्रश्न 1 से लेकर 6 प्रथम खंड में हैं, इन्हें ग्रेड दिया गया है और ग्रेड बिंदु भी इनके दर्शाए गए हैं, जैसे 6, 4, 5, 3, 6 और 5। जीपीए निकालने के लिए ग्रेड बिंदुओं का योग करना है। 6 + 4 + 5 + 3 + 6 + 5, योग आएगा 29। 29 को हमने 6 से विभाजित किया है क्योंकि प्रश्नों की संख्या प्रथम खंड में 6 दी गई है, तो 6 से विभाजित करने पर हमारे पास जीपीए निकल कर आएगा 4.83। इस तरीके से हमने प्रथम खंड का जीपीए निकाला। इसी प्रकार से हम द्वितीय खंड का जीपीए भी निकाल लेंगे कि ग्रेड बिंदुओं का योग करेंगे। 6 + 5 + 5 + 4, योगफल हुआ 20। 20 को हमने कितने से विभाजित करना है? 4 से, क्योंकि दूसरे खंड में प्रश्नों की संख्या है 4। विभाजित किया, उत्तर आया 5। तो ये 5 जो है वो द्वितीय खंड का जीपीए है। तीसरे खंड का जीपीए भी 4 + 5 9। 9 को हमने प्रश्नों की संख्या 2 से विभाजित किया, उत्तर आया 4.5। तो इस प्रकार से तीनों खंडों का जीपीए हमने निकाल लिया। अब सीजीपीए, अंतिम कॉलम में देखिए सीजीपीए यानी सामूहिक या संचयी ग्रेड बिंदु औसत, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसमें हमें तीनों खंडों के जीपीए को जोड़ना है और फिर उसे खंडों की संख्या से भाग देना है। जैसे कि प्रथम खंड का जीपीए है 4.83, दूसरे खंड का है 5 और तीसरे खंड का जीपीए है 4.5। तो इन तीनों का टोटल 14.33 आएगा और हमें उससे 3 से विभाजित करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 खंड हैं,
यदि इसमें इसी प्रश्न पत्र में यदि 4 खंड होते या 5 खंड होते तो हम उन पांचों खंडों के जीपीए को टोटल करके 5 से विभाजित करते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 खंड हैं, इसलिए हम तीनों खंडों के जीपीए को योग करके 3 से विभाजित करेंगे। यानी 14.33 को हमने 3 से विभाजित किया, हमारे पास उत्तर आया 4.78। तो ये CGPA निकल कर आया 4.78। तो ये कौन सी स्थिति थी? जब प्रश्न पत्र खंडों में विभाजित है लेकिन प्रत्येक खंड को समान महत्व दिया गया है, तो हम इस प्रकार से उनका GPA और CGPA निकाल लेंगे। अब दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि प्रश्न पत्र खंडों में विभक्त हो लेकिन उनका महत्व असमान हो, यानी प्रत्येक खंड को अलग अलग महत्व दिया गया हो। ऐसी स्थिति में प्रत्येक खंड के लिए ग्रेड बिंदु औसत ज्ञात करके उनके प्रतिशत महत्व से गुणा करके जोड़ लेते हैं तथा योगफल को 100 से भाग देने पर ग्रेड बिंदु औसत ज्ञात हो जाता है। इसे इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। 3 खंड दिए हैं टेबल में, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। आप देखेंगे तीनों खंडों को अलग अलग महत्व दिया गया है। प्रथम खंड को 20%, द्वितीय खंड को 30% और तृतीय खंड को 50%। सभी प्रश्नवार जो है सभी प्रश्नों को ग्रेड दी गई है और ग्रेड के अनुसार ग्रेड बिंदु भी दर्शाए गए हैं। प्रथम खंड का हमने जीपीए निकालना है पहले, उसके लिए हम ग्रेड बिंदुओं का योग करेंगे। जैसे प्रथम खंड के लिए 6 + 4 + 5 + 3 + 6 + 5 टोटल आया 29। 29 को हमने 6 से डिवाइड किया क्योंकि प्रथम खंड में प्रश्नों की संख्या थी 6। उत्तर आया 4.83। ये हमारा प्रथम खंड का जीपीए था। इसी तरीके से हम तीनों खंडों के जीपीए निकाल लेते हैं। अब हमें सीजीपीए निकालने के लिए, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में तीनों खंडों का महत्व असमान है, तो सीजीपीए निकालने के लिए लास्ट वाले कॉलम में देखिएगा, प्रथम खंड और द्वितीय खंड और तृतीय खंड के जीपीए को हर खंड के वेटेज से प्रतिशत जो दिया है उससे गुणा करना है। जैसे कि प्रथम खंड का जीपीए है 4.83 और उसका प्रश्न महत्व जो है, प्रतिशत महत्व जो है वो है 20%। तो हमें 20 को 4.83 से गुणा करना है। उत्तर आया 96.6। इसी प्रकार से द्वितीय खंड का जीपीए है 5 और इसका प्रतिशत महत्व है 30। तो 30 को हमें 5 से गुणा करना है। उत्तर आया 150। तृतीय खंड का जीपीए है 4.5 और इसका प्रतिशत महत्व है 50। तो हमें 50 को 4.5 से गुणा करना है। उत्तर आएगा 225। अब जो तीनों खंडों का योगफल जो गुणनफल जो निकल कर आया है उसको हमें प्लस करना है। यानी 96.6 + 150 + 225 उसे हमें 100 से डिवाइड करना है। उत्तर आएगा 4.72। तो ये हमारा सीजीपीए निकल कर आ गया। ये कौन सी स्थिति है? जब प्रश्न पत्र अलग अलग खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड का प्रतिशत महत्व जो है वो अलग अलग है, यानी असमान स्थिति है। तो उसमें हम इस प्रकार से जीपीए निकालेंगे और जीपीए के बाद में सीजीपीए निकाला जाएगा। संचयी औसत ग्रेड बिंदु यानी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सीजीपीए, इसे मैं पहले भी आपको टेबल से समझा चुकी हूँ, एक बार वापस बता देती हूँ। एक अकादमिक वर्ष में सम्मिलित सभी अकादमिक सत्रों के मध्य औसत ग्रेड बिंदु संचयी औसत ग्रेड बिंदु यानी सीजीपीए कहलाता है। जबकि यहाँ पे जीपीए किसी एक ही सत्र का हो सकता है, यानी जीपीए किसी एक खंड के लिए, किसी एक सत्र के लिए होता है और सीजीपीए
उन सभी खंडों का सत्रों का सामूहिक औसत ग्रेड बिंदु होता है। इसे मैंने इस टेबल में समझाया था आपको। देखिए, तीनों खंडों का जीपीए निकाला हुआ है, उन्हें प्लस करना है और फिर उसे खंडों की या सत्रों की संख्या से उसको विभाजित कर देना है, तो हमारा सीजीपीए निकल कर आ जाएगा। ग्रेडिंग प्रणाली की विधियां। दो प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली है, एक है सापेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली और एक है निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली। सापेक्ष ग्रेडिंग में विद्यार्थियों को कक्षा में उनकी उपलब्धि की स्थिति के अनुसार रैंक दे दिया जाता है और समूह में उनके स्थान को अक्षर ग्रेड जैसे ABCD दे दिया जाता है। परंतु अक्षर ग्रेड देने से पूर्व ABCD जितनी भी ग्रेड देनी है उनका अनुपात निर्धारित करना होता है। उसके लिए सामान्यतः जो तरीका अपनाया जाता है उसमें विद्यार्थियों को प्रायिकता वक्र के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। जैसे ग्रेड ओ के लिए कक्षा या समूह के ऊपरी 60% विद्यार्थियों को रखा जाएगा। ए के लिए कक्षा या समूह के ऊपरी मध्य के 24%, बी के लिए मध्य के 38%, सी के लिए निचले मध्य के 24% और डी के लिए निम्नतम स्तर के 7%। तो इस प्रकार से सापेक्ष प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों का विभाजन किया जाता है। दूसरी जो विधि है वो है निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली। निरपेक्ष स्तर पर ग्रेड प्रदान करने के अंतर्गत विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना तय किए गए विशिष्ट मानक से की जाती है, जो विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रदर्शन मान के अनुसार होते हैं। यह हर विद्यालय या संस्था के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। निरपेक्ष ग्रेडिंग से निरपेक्ष उपलब्धि स्तर मापन के लिए आवश्यक है कि अधिगम का क्षेत्र स्पष्टता से परिभाषित हो, प्रदर्शन का स्तर स्पष्टता से वर्णित हो तथा विद्यार्थी की उपलब्धि का मापन मानक संदर्भित हो। इनके लिए 5 ग्रेडिंग प्रणाली जो है उसमें जो हर ग्रेड के लिए विशिष्ट शब्द हैं वो जैसे ओ को विशिष्ट, ए के लिए उत्तम, बी के लिए औसत, सी के लिए निम्न और डी के लिए अति निम्न। भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जीवन कौशल मूल्यांकन के लिए माध्यमिक स्तर पर ये 5 बिंदु ग्रेडिंग स्केल प्रस्तावित किया है। जैसे A+ के लिए किसी कौशल में अत्यधिक सूचक, ए के लिए किसी कौशल में अधिक सूचक, सी किसी कौशल में बहुत कम सूचक, B+ किसी कौशल में कुछ कम सूचक, कुछ सूचक और बी किसी कौशल में कम सूचक। इस प्रस्तावित ग्रेडिंग प्रणाली में जीवन कौशल के विभिन्न पक्षों जैसे चिंतन, सामाजिक एवं भावात्मक कौशल के मापन के लिए आधार के रूप में प्रत्येक में कुछ सूचकों अथवा मानदंडों की सूची भी शिक्षकों को प्रदान की जाती है और इस सूची के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित सूचकों की संख्या के आधार पर उपरोक्त ग्रेड प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से ग्रेडिंग की 2 प्रणालियां हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। इस प्रकार से आज हमने ग्रेडिंग सिस्टम को समझा। इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको कोई भी बिंदु नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।